हेलो दोस्तों, 5000 क्वेश्चन के सफ़र में फिर से आपका स्वागत है। ये सभी क्वेश्चन हमने एच टेट, सी टेट, रीट, यूपी टेट, केवीएस, डीएसएसबी के विगत सालों के प्रश्न पत्रों से लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके सुपर टेट, केवीएस, सी टेट, रीट सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से कीजिए। चलो आज का पहला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 271। इससे पहले के सभी क्वेश्चन आपको हमारी YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ये आपका, जिसमें व्यक्ति चेतन और अचेतन स्तरों, और चेतन और अचेतन यानी कि दोनों, ठीक है, पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है, वो कौन सी दशा होती है? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि में तो केवल अचेतन आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी उद्भवन। हाँ ये ठीक है, इसका उद्भवन का मतलब कोई नई चीज़ हम इन्वेंशन करते हैं ना, वो उद्भवन होता है, ठीक है। उद्भवन यानी कि खोज या किसी चीज़ की जो इन्वेंट करते हैं ना, कोई भी नई चीज़, उसमें चेतन और अचेतन मन दोनों होते हैं, ठीक है। प्रदीप्ति। प्रदीप्ति मतलब एकदम चमत्कार होना, तो ये तो होगा ही नहीं, एकदम चमत्कार थोड़ी होता है उसमें सृजनात्मकता में। तो प्रदीप्ति मतलब एकदम कोई रोशनी आना या एकदम चमत्कार होना, ठीक है। सत्यापन तो वो होता है जो आपका कोई कार्य हो जाता है तो उसके ऊपर हम देखते हैं ना कि ये सही है या गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उद्भवन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, उद्भवन। तो सृजनात्मक चिंतन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है, उसे उद्भवन स्तर या उद्यात्मक सृजनशीलता कहा जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, सृजनशीलता का क्वेश्चन जहाँ आए तो उसमें आपको बहुविध चिंतन और अपसारी चिंतन ऑप्शन में जरूर मिलेगा। ये नहीं, और इसी ऑप्शन के ऊपर आपको जाना है, ठीक है। इस स्तर पर व्यक्ति किसी कार्य में निहित समस्त अमूर्त विचारात्मक सिद्धांतों तथा मान्यताओं का उपयोग करके अत्यंत उच्च स्तरीय सृजनशील कार्य प्रस्तुत करता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को कौन सी स्थिति बढ़ाएगी? ऑप्शन ए सीखने हेतु सीमित अवसर देना। तो सीमित अवसर देगा, अगर एक कोई शिक्षक सीमित अवसर देगा तो सृजनात्मकता डेवलप नहीं हो पाएगी। कैसे हो पाएगा? अगर हम उसको हमने क्या करना, उसको अपार असीमित अवसर देना है बच्चे को, ठीक है, सीखने के, तब जाके सृजनात्मकता बढ़ने में सहायक होगी। ऑप्शन बी बच्चों को उत्तर याद करने को कहा जाए। नहीं, उत्तर याद करना सृजनात्मकता से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता। तो ऑप्शन ए और बी तो आपके नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी समस्या का समाधान बता दिया जाए। तो सीधे केवल टीचर समस्या का समाधान बता देगा तो वहाँ सृजनात्मकता कैसे होगी? तो ऑप्शन सी भी आपका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है, जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। हाँ ये सही है कि जब बच्चों को हम सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर देंगे ना, तभी वो उसका जो सृजनात्मकता है ना बच्चे का, वो अच्छे से बढ़ पाएगा, ठीक है। सृजनात्मक जो चिंतन है ना वो। तो क्या कह रहा है, बालकों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उनको स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। अध्यापकों के द्वारा कक्षा तथा विद्यालय में ऐसा वातावरण उपस्थित किया जाना चाहिए जो छात्रों की क्रियाशीलता के साथ साथ उनके उत्पादक चिंतन को विविधता, मौलिकता तथा नम्यता
को प्रोत्साहित करने वाला हो। उत्पादकता का ये वही नियम है कि कोई नई चीज़ का इन्वेंशन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी है, क्रिएटिविटी जो होते हैं ना, तो कौन सा शिक्षार्थी है? ऑप्शन ए अभिसारी चिंतक, ऑप्शन बी अपसारी चिंतक, सी बहिमुखी, या डी बहुत परिश्रमी। तो अभिसारी चिंतन तो होगा नहीं, मैंने अभी बताया था जहाँ सृजनात्मकता हो वहाँ क्या करना है आपको, या तो अपसारी पे या बहुविध चिंतन पे जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और सृजनात्मकता के लिए बहुत परिश्रमी होना भी ये कोई बात वो नहीं है कि भी बहुत परिश्रमी हो तभी वो सृजनात्मक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही था। सृजनात्मक शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होता है। अपसारी चिंतक कुछ दिए गए तथ्यों में अपनी कल्पनाओं विचारों को जोड़कर अपनी ओर से एक नया निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, अपने अंदर से कुछ नया वो करेगा ना तभी वो सृजनात्मकता चिंतन के अंतर्गत आएगा। कुछ रटी उटी बातें जो अगर बच्चा उगल लेगा तो सृजनात्मक चिंतन नहीं होगा। आपका है अगला क्वेश्चन, किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव के विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए? यानी कि किस दार्शनिक का विचार था कि शिक्षा है वो मानव के विकास के सिद्धांत हैं, जैसे निरंतरता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, तो उनके रूप मतलब उसके ऊपर आधारित होनी चाहिए। तो ये थे आपके ऑप्शन, ये आपका रूसो। ठीक है, ये यहाँ पर बी आना था, ये यहाँ से कोई नहीं, तो ये इसको ध्यान रखो आप, रूसो। ठीक है, रूसो ने ये बात कही थी कि जो बच्चे की जो शिक्षा है ना वो विकास के सिद्धांतों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। तो रूसो का विचार है कि शिक्षा मानव के विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। रूसो एक प्रकृतिवादी थे और प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिक और यांत्रिक होता है तथा इनके अनुसार भौतिक और प्राकृतिक नियम सार्वभौमिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेपेज जो आपके कान में होती है ना वो कहाँ पर होती है? कान के कौन से हिस्से में होती है? ऑप्शन ए बिल्कुल अंदर, बी बीच में, सी इनमें से कोई नहीं, डी बाहर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, होती है बीच में आपकी। ठीक है, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज कान के बीच में होती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 276, खालिस्तान वह विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रक्षेपण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। आपको ये खालिस्तान बनना है, तो ये खालिस्तान में क्या है? वह विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान, भाई प्रोग्रेस हो रही है ना, उसके दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रक्षेप और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी विधि है? ये आपको ना जेबीटी या आपके जो भी बीटीसी कुछ भी था ना उसके फर्स्ट ईयर के उसमें साक्षात्कार वाले उसमें क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये सारी विधि उसमें मिल जाएंगे आपको। ऑप्शन ए मिश्रित विधि, बी अनुदैर्ध्य विधि, सी क्रॉस विधि, और ये सबसे ज़्यादा आपको जोर देना है आपका जो सिलेबस था ना जेबीटी बीएड जो भी था वहाँ से बनते हैं क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, और कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, उनको भी बहुत ध्यान से, तभी हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को करवा रहे हैं। ठीक है, और कुछ हिस्सा आपका है ना बस आपकी नॉलेज के ऊपर होता है, तो इसलिए आपको अपना सिलेबस अच्छे से कवर करना होता है। तो अगला क्वेश्चन ए इसमें ऑप्शन ए मिश्रित विधि, बी अनुदैर्ध्य विधि, सी क्रॉस अनुभागीय विधि, डी विस्तारित विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी अनुदैर्ध्य विधि। तो यहाँ खालिस्तान में अनुदैर्ध्य विधि आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता। सीखने का जो कोई इसमें 4 वे बता रखे हैं, तो इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाएगा। ऑप्शन ए प्रत्यधिकृत अनुबंधन, बी अव्यक्त अधिगम, सी विश्लेषणात्मक अधिगम, डी शास्त्रीय अनुबंधन। जो पावलोव का है ना शास्त्रीय अनुबंधन, वो संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता। तो इसमें क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया उत्तेजना की पुनरावृत्ति द्वारा व्यवहार का स्वचालन है। ठीक है, पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जिसके ऊपर उन्होंने वो कुत्ते के ऊपर नहीं किया था अपना अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, जिसमें उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है। तो अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण में कितने उपचरण होते हैं। जो आपकी प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना, उसकी पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। उसमें कितनी उप अवस्थाएं होती है ये पूछ रखा है इसमें। वैसे तो संवेदी पेशी अवस्था एक अवस्था, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो 4 तो वैसे होती हैं, और जो पहली अवस्था होती है ना पूर्व संवेदी अवस्था, ये सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें होते हैं 6 उप अवस्थाएं, और दूसरी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें होती है 2 अवस्थाएं, उप अवस्थाएं में, यानी कि दूसरे की 2 उप अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ये सभी आपको जो आपका सिलेबस है बीएड का, जेबीटी का या डीएड जो भी है, उसमें आपको ये सारी अवस्थाएं मिल जाएंगी। ठीक है, जो ये वैसे बुक आते हैं उनमें इतना डीपली नहीं बता पाते। तो इसका आपका 6 है ना, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी 6। तो सेंसरी मोटर चरण में 6 उपचरण होते हैं। पहली है इसमें रिफ्लेक्सिस, दूसरी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, और इसका है ना टाइम भी बता रखा है, पहला जन्म से 1 माह, दूसरा 1 से 3 माह, तीसरी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 से 6 माह, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन 7 से 10 माह, पाँचवीं टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन 11 से 18 माह, छठी है फाइनल स्टेज ऑफ दिस पीरियड। यह है व्यवस्था जो लगभग 24 महीने तक होती है। जैसे कि सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष तक होती है ना, तो ये 24 महीने, ये लास्ट स्टेज यही है, फाइनल स्टेज ऑफ द पीरियड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए चढ़ना, आपका सी है दौड़ना, बी है कुलाचे मारना, डी है लिखना। देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको वैसे पता नहीं, तो आप एक चीज़ को पकड़ो कि इन देखो ये जो चढ़ना, दौड़ना, कुलाचे मारना, ये एक जैसे हैं। ठीक है, और डिफरेंट क्या हुआ, लिखना, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये मोटर कौशल हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी आपका सही है। मुख्य रूप से बालक में निम्नलिखित कौशलों के विकास पर जोर दिया जाता है, वह है सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। ठीक है, ये आपकी हिंदी पेडागोजी में आता है। इनमें लिखना उत्कृष्ट मोटर कौशल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवधि में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं बच्चे। ऑप्शन ए बाल्यावस्था के बाद, बी पूर्व बाल्यावस्था के बाद, सी उत्तर बाल्यावस्था के बाद, या डी किशोर अवस्था। तो वो होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं वो अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, वो जो पूर्व उत्तर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था की जो दोस्ती होती है ना, वो काफ़ी लंबे समय तक टिकती है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका अधिगम है। ऑप्शन ए ज्ञानार्जन, बी जीवन की आधारभूत प्रक्रिया,
या सी आवश्यकताओं की संतुष्टि, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम तो क्या होगा, अधिगम होगा ज्ञानार्जन तो होता है और आवश्यकताओं की संतुष्टि भी होती है, लेकिन सबसे इसका बेस्ट जो आंसर होगा ना वो बी बनेगा। ठीक है, जो अधिगम है वो जीवन की आधारभूत प्रोसेस है। ठीक है, जन्म से लेकर हम मृत्यु तक सीखते ही रहते हैं। ठीक है, तो जीवन की आधारभूत प्रोसेस है वो अधिगम है। आप ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अधिगम की विशेषता नहीं है। हमने क्या करना है, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे ना तो कई बार नहीं दिया हुआ होता है, आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते जल्दी जल्दी में, तो नहीं के ऊपर आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका, अधिगम सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल होता है वो अधिगम। ऑप्शन बी, अधिगम चेतन और अचेतन अनुभवों पर आधारित है, बिल्कुल अधिगम जिसमें चेतन और अचेतन होते हैं ना, वो सृजनात्मकता नहीं होती आपकी। सी, अधिगम जीव को संतुष्टि प्रदान करता है, बिल्कुल संतुष्टि प्रदान करता है। जैसे हम कोई भी चीज़ हमको नहीं आ रही हो और वो आ जाती है अधिगम के द्वारा, सीखते हैं हम किसी चीज़ को। मान लो बचपन में हमें कोई पहले साइकिल नहीं आती थी, धीरे धीरे हम सीखते हैं तो अधिगम में वो हमें साइकिल आ जाती, फिर हमें संतुष्टि प्राप्त होती है ना। तो ऑप्शन डी, अधिगम में लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती, ये आपका गलत आंसर है। ठीक है, अधिगम में लक्ष्य की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं, लक्ष्य तो होना जरूरी है अधिगम के लिए। ठीक है, लक्ष्य, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, अधिगम की व्याख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती जिसका संबंध होता है। जो अधिगम है उसकी व्याख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती जिसका संबंध होता है। ऑप्शन ए, जन्मजात प्रवृत्तियों से, बी, परिपक्वता तथा शरीर की अस्थायी स्थितियों से, सी, ए तथा बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, जन्मजात प्रवृत्तियों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिगम की मुख्य विशेषता है। जो अधिगम है आपका लर्निंग होती है उसकी मुख्य विशेषता क्या होगी। ऑप्शन ए, व्यवहार में परिसंशोधन यानी कि मॉडिफिकेशन, बिल्कुल मान लो पहले कोई चीज़ नहीं आ रही हो और अधिगम करते हैं आप, उसके बाद वो चीज़ आ जाती है, तो व्यवहार में परिसंशोधन हो गया ना, मॉडिफिकेशन हो गया। तो ऑप्शन बी, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया, बिल्कुल ये भी आपका ए और बी दोनों ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। सी क्या कह रहा है, वह क्रिया जो व्यक्ति को अच्छे अथवा बुरे के रूप में प्रतिस्थापित करती है, बिल्कुल सही, ये भी आपका ठीक है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि, अधिगम के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अधिगम एक प्रक्रिया है, प्रोसेस तो है बिल्कुल। अधिगम प्रतिफल है, बिल्कुल अधिगम के द्वारा प्रतिफल भी प्राप्त होता है हमें। या सी, अधिगम प्रक्रिया तथा प्रतिफल दोनों ही हैं, बिल्कुल ये आपका अधिगम और प्रक्रिया और प्रतिफल दोनों ही, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिगम में अवांछनीय और वांछनीय दोनों ही प्रकार के व्यवहार परिवर्तन का बोध होता है। तो ये बात आपकी क्या है, ऑप्शन ए सत्य है, बी है सत्य है, सी कुछ कह नहीं सकते, या डी इनमें से कोई नहीं। देखो, अधिगम में वांछनीय और अवांछनीय दोनों प्रकार के व्यवहार परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि मान लो कोई बच्चा गलत आदतें सीखता है तो वो उसका अवांछनीय अधिगम हो गया, और कोई बच्चा सही चीज़ें सीख लेता है, ठीक है, तो उसका वांछनीय अधिगम हो गया। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 287 आपका,
अधिगम में व्यक्ति स्वयं प्रभावित न होकर समाज प्रभावित होता है, यह कथन है। तो ये बात आपकी सही है या गलत? देखो ऑप्शन ए सत्य है, बी असत्य है, सी अनिश्चित है या डी इनमें से कोई नहीं। देखो अधिगम में व्यक्ति स्वयं तो प्रभावित होगा ही, तभी तो समाज प्रभावित होगा। तो ये तो सिर्फ ये कह रहा है कि अधिगम में व्यक्ति स्वयं प्रभावित न होकर समाज प्रभावित होता है। तो ये दोनों प्रोसेस एक से दूसरे के साथ जुड़ रही है ना। पहले तो होगा आपका व्यक्ति प्रभावित है अधिगम से, कोई भी गलत या सही जो अधिगम हो रहा है ना, पहले तो होगा व्यक्ति खुद प्रभावित, फिर उसके बाद समाज होता है, तो दोनों प्रभावित होते हैं। तो आपका ये बात हो जाएगी बिल्कुल गलत। ठीक है, ऑप्शन बी आपका, इसका ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये बात है वो असत्य है। अगला है 288। सभी अधिगम शिक्षण का ही परिणाम होते हैं। सभी अधिगम शिक्षण का ही परिणाम होते हैं। ए अनिश्चित, सी असत्य, बी सत्य या डी इनमें से कोई नहीं। देखो सभी अधिगम शिक्षण का ही परिणाम है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि शिक्षण तो मान लो स्कूल में बच्चा रह रहा है तो उसको घर से बाहर जाता है, बाहर मान लो घर का रास्ता और जो स्कूल का रास्ता उसके बीच में भी कुछ सीख लेता है बच्चा। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो शिक्षण का परिणाम हो। तो इसका इसलिए ये बात है आपकी गलत। ठीक है, आपका ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिगम के फलस्वरूप व्यवहार में परिवार। क्वेश्चन नंबर 289। अधिगम के फलस्वरूप व्यवहार में परिमार्जन उत्पन्न होता है। ए परिपक्वता के फलस्वरूप बिल्कुल होता है, बी प्रशिक्षण के फलस्वरूप बिल्कुल, और सी ए तथा बी दोनों। देखो परिपक्वता मैच्योरिटी आएगी ना तभी तो बच्चा सीख पाएगा, और प्रशिक्षण मान लो कोई चीज़ नहीं आ रही है तो हम प्रशिक्षण भी तो देते हैं। तो ये दोनों बातें आपकी सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 289 का आपका सी हो जाएगा, ए और बी। 289 का आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 290 आपका। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें प्राणी, ऑप्शन ए अपने प्रेरकों की संतुष्टि करता है, बिल्कुल अधिगम में बच्चा अपने प्रेरकों की संतुष्टि बिल्कुल करता है। ठीक है, ऑप्शन बी अपने व्यवहार के वातावरण के साथ समायोजित करता है, बिल्कुल अधिगम के साथ ही तो बच्चा अपने वातावरण के साथ समायोजन कर पाएगा सीख के। ठीक है, ए और बी आपके दोनों सही हैं। सी लक्ष्य प्राप्ति हेतु बाधाओं को पार करने का प्रयत्न करता है, बिल्कुल बच्चा धीरे धीरे, देखो मान लो किसी को मैथ नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे सीखता है। ठीक है, तो उसके बीच में जो बाधाएं आती हैं उनको पार करता है, तभी तो वो लक्ष्य तक पूर्ण कर पाएगा। तो लक्ष्य प्राप्ति हेतु बाधाओं को पार करने का प्रयत्न करता है अधिगम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उक्त सभी क्रियाएं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 291। जो उचित यौन शिक्षा है ना, किस अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए बच्चे को? मान लो जो यौन शिक्षा है ना, आपका सिलेबस का हिस्सा जरूर होना चाहिए। ठीक है, एक बच्चे के लिए। तो ऑप्शन ए बाल्यकाल, बी किशोरावस्था, सी वयस्क, डी प्रारंभिक बाल्यकाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो शैशवावस्था और बाल्यावस्था तक बच्चा यौन शिक्षा को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, और किशोरावस्था में ही बच्चा अपने विपरीत लिंग जो विपरीत वो होता है ना उसके ऊपर मतलब अट्रैक्ट होता है। तो इसलिए हमें किशोरावस्था में बच्चे को यौन शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे वह उसके दुष्प्रभावों से बच सके। किशोरावस्था में यौनांग के विकास के कारण विषम लिंगी आकर्षण बढ़ता है। ठीक है, किशोरावस्था में ही, और कई बार इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। इसलिए किशोरावस्था में उचित यौन शिक्षा की आवश्यकता बिल्कुल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। किशोरावस्था जो 13 साल से या 12 साल से स्टार्ट
हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 292, खालिस्तान संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का मुख्य निर्धारक है। ऑप्शन ए अहमियत, सी सिद्धांत, बी मान्यता या डी संस्कृति। तो ये हो जाएगा कल्चर। ठीक है, जैसा कल्चर होगा ना तो वैसा ही तो बच्चे का विकास होता है। देखो हर एक राज्य की अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो उनके देखो विकास में कितना परिवर्तन होता है। जैसे पूर्व में आपका कैसे व्यवहार करते हैं, पश्चिम में, उत्तर में, आपके दक्षिण में। तो ये इन स्टेटों में ही देख लो आपको कितना डिफरेंट मिल जाएगा। तो संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का मुख्य निर्धारक क्या होगा इसमें से? आपका संस्कृति। ठीक है, संस्कृति आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति का अपने स्वयं के विषय में और अपने वातावरण और संस्कृति के विषय में विचार, प्राकृतिक ज्ञान, व्याख्या, बोध या धारणा का भाव ही संज्ञान है। अगला क्वेश्चन है आपका 293, किस उम्र में बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी आपका 1 वर्ष, सी आपका 3 वर्ष या डी 2 वर्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा देखो 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष से पहले बच्चा एक अकेला खेलने के लिए सही रहता है। ठीक है, अकेला खेलता है बच्चा 3 वर्ष से पहले। बाद में 1 से 2 बच्चे भी खेलने लगते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर धीरे धीरे वो टोली और समूह की अवस्था आ जाती है ना, तो मित्र बनाने के इच्छुक हो जाते हैं 3 वर्ष के बाद। 2 बच्चे अपने आपस में वो खेलने लग जाते हैं ना अब खिलौनों से एक साथ। पहले बच्चा अकेला ही खेलता है ऐसा अवस्था में। तो आपका 3 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 294, भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है? जो उसकी जो भावनाएं होती हैं बच्चे की, उनको अभिव्यक्त करने की जो नियंत्रण पाता है बच्चा, वो किस आयु में सीखता है? ऑप्शन ए आपका किशोरावस्था, बी जन्म से 2 वर्ष, सी पश्च बाल्यावस्था या डी प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्योंकि शैशवावस्था में तो बच्चे की जो अब वो होती है ना भावनाएं, वो कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, वो उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है ना उसके ऊपर ही निर्भर होती है। किशोरावस्था तो बाद में उससे तो विकसित हो जाता है पूरे उस टाइम में तो भावनाएं उसकी। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 294 का। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक की संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्ति में वृद्धि होती है, वह विभिन्न बातों में तर्क और विचार करने लग जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 295 आपका 295, किस अवस्था में बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी उत्तर बाल्यावस्था, सी शैशवावस्था या पूर्व बाल्य अवस्था। तो ये अभी आया था ना, तो ये आपका तर्क अच्छे से शुरू करता है, वो करता है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर बाल्यावस्था में। तर्क वितर्क करना सही गलत ये सीख लेता है बच्चा, ये बात से ये गलत है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं होगा, ये चीज़ें है ना उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे में आ जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे तर्क करना शुरू कर देते हैं, वह साधारण सी बातों पर भी अधिक देर तथा अपने ध्यान को केंद्रित रखते हैं। मान लो जब भी आप पढ़ाओ ना छोटे बच्चे को, तो वो पूरा ध्यान केंद्रित करके पढ़ेगा। ठीक है, तो वो अवस्था होती है उसकी उत्तर बाल्यावस्था। और फिर उनसे संबंधित प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को भी शांत करते हैं। तो ये चीज़ें साधारण है बच्चे के अंदर, वो चीज़ें आएंगी। प्रश्न पूछना, तभी तो कहते हैं कि एक शिक्षक को सबसे ज़्यादा जो क्या करना है, बच्चे में जो भय है ना उसको निकालना है। और वो अच्छे से ग्रो तभी करेगा भाई, वो अच्छे से प्रश्न पूछ पाएगा जो भी उसके दिमाग में चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच एक बच्चे के जीवन में कौन सा समय होता है? देखो बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच में आया किशोरावस्था, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा किशोर अवस्था, किशोर अवस्था 296 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही। किशोर अवस्था बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच का समय होता है
जो किशोरावस्था है वो बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच का समय होता है। इस समय बालक न तो बच्चा होता न ही वयस्क। सर शील्ड के शब्दों में किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ठीक है, बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 297। बच्चा निम्न उम्र में उचित वाक्यों का उपयोग कर पाएगा। ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 3 वर्ष या डी 6 वर्ष। तो देखो धीरे धीरे बच्चा शब्द बोलना शुरू कर देगा। उचित वाक्य तो वो होगा आपका 3 वर्ष। ठीक है, इस उम्र में बच्चा पूरे वाक्य बोलना शुरू कर देता है अपने परिवार में। ठीक है, 3 वर्ष की आयु का बालक वाक्यों का सही ढंग से प्रयोग सीख जाता है, जबकि इससे कम उम्र के बालक वाक्यों को पूरा एक साथ नहीं बोल पाते, अधूरे वाक्य ही बोलते हैं। ठीक है, रुक रुक के बोलते हैं ना 3 वर्ष से पहले बच्चे। क्वेश्चन नंबर है आपका 298। सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना हमेशा बेहतर होता है। जो सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना हमेशा बेहतर होता है। यह आपका कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, वहाँ से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस चरण में नैतिक विकास की इस स्वीकृति को देखा गया है? उसके चरण थे ना। ऑप्शन ए पश्च पारंपरिक नैतिकता, बी पारलौकिक नैतिकता या सी पारंपरिक नैतिकता या पूर्व पारंपरिक नैतिकता। तो ये है आपकी विशेषता पूर्व पारंपरिक नैतिकता की अवस्था की। ठीक है, इसमें क्या करता है बच्चा, सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। ठीक है, पूर्व पारंपरिक नैतिकता नैतिकता का सबसे निचला चरण है। ठीक है, इस चरण में क्या सही है और क्या गलत है वह बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है 299। मानव विकास एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए अव्यवस्थित, बी यादृच्छिक, सी संचयी या डी अनिरंतर। तो ये होगा आपका संचयी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 299 का। मानव विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है जिनमें उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास होता है। हरलोक ने कहा विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं, इसके बजाय उसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संज्ञानात्मक विकास खालिस्तान का अध्ययन नहीं करता है। हमने अभी बताया था ना, नहीं पे आपको ध्यान देना है। तो क्या करता है, संज्ञानात्मक विकास खालिस्तान का अध्ययन नहीं करता है। देखो समस्या निवारण का तो करता है, स्मृति का भी करता है, भाषा का भी करता है। तो डी रिश्तों का नहीं करता। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास रिश्तों का अध्ययन नहीं करता। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 301। 301 का क्या है आपका भावनात्मक विकास का हिस्सा है। ये आपकी 4 स्टेज दी हुई हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। ऑप्शन ए है आपका क्रियात्मक विकास, नहीं ये तो नहीं है, क्रियात्मक विकास तो नहीं। बी संज्ञानात्मक विकास, सी मनोसामाजिक विकास। हाँ, जो भावनात्मक विकास है वो मनोसामाजिक विकास का हिस्सा है। ये सी आपका आंसर सही हो जाएगा। भावनात्मक विकास मनोसामाजिक विकास का ही हिस्सा है। जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तब उसके प्रति दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों में वरन उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम तरीका है। हमने किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना, तो उसके लिए कौन सी विधि सबसे प्रयुक्त अच्छी होगी? ऑप्शन ए तुलनात्मक विधि, ऑप्शन बी विकासात्मक विधि, ऑप्शन सी सांख्यिकीय विधि या डी मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी
विकासात्मक विधि, इसमें ही आपका विकास का अध्ययन होगा, जिसमें शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था सभी का इसमें हम वो करते हैं। ठीक, इस विधि के और ये सभी विधियां ना आपको फर्स्ट ईयर की बुक में मिल जाएंगे, जो आपकी जीबीटी की या डीएड या जो बीटीसी जो भी आप या बीएड, ठीक है, ये सारी विधियां उसमें। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। बिल्कुल होती है, हर एक बच्चा अलग अलग उसमें बढ़ता है ना विकास की गति में, किसी की धीमी किसी की तेज। तो विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में बनी रहती है। विकासात्मक विधि द्वारा हम इसी विकास व वृद्धि का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उनमें भी विभिन्नता पाई जाएगी आपको, ठीक है, विकास में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 304, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है? भाई जो वृद्धि है ना, उस प्रोसेस के बारे में सबसे कम सत्य बात है वो कौन सी है? ऑप्शन ए, यह व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। या बी, यह विकास के पक्षों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल है। सी, इसका केवल आकलन किया जा सकता है। ये बात आपकी सबसे कम सत्य है, यह इसका केवल आकलन किया जा सकता है, क्योंकि ये विकास और वृद्धि है ना, दोनों एक ही उसमें तो आते हैं, तो इसलिए। और इसमें क्या कह रखा है? अगला क्या है? यह एक सतत प्रक्रिया नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, निरंतर नहीं है, वृद्धि कभी रुक भी जाती है, ठीक है, और विकास तो चलता रहता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि का केवल आकलन किया जा सकता है, इसे किसी मात्रक के द्वारा मापना एक कठिन कार्य है। फ्रंक के अनुसार ये बात है ना, ये गलत थी, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फ्रंक के अनुसार शरीर एक व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। वृद्धि का केवल आकलन किया जा सकता है, ये आपकी बात है। ये कुछ हद तक इसमें क्या कह रखिए, ये बता रहा है कम सत्य है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 305, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? जो आपका है ना शारीरिक वृद्धि है, वो सबसे ज़्यादा या तो आपकी मिलेगी शैशवावस्था और या किशोरावस्था। बाल्यावस्था में कुछ ठहराव आता है, वो होता है जरूर, ठीक है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था ये दोनों चीज़ें आपकी नहीं ना, शैशवावस्था में तेज, किशोरावस्था में तेज, बाल्यावस्था में थोड़ा ठहराव आ जाएगा, ठीक है। और तो इसलिए इसके ऑप्शन क्या सही रहेंगे? ऑप्शन या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन ए, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, ये तो नहीं होगा। बी, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, ये भी नहीं होगा। सी, किशोरावस्था एवं वयस्कता, ये भी नहीं होगा। डी, शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक, हाँ ये ठीक है। अगर यहाँ पर किशोरावस्था होता ना, वो भी सही हो जाता। तो शैशव अवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है ना, इसमें आपका शारीरिक वृद्धि है ना, वो तेजी से होती है। क्योंकि देखो इसमें क्या कह रखा है, इसमें ऑप्शन ए दे रखा, तो ये ऑप्शन ए नहीं, आपका ऑप्शन होगा डी, ठीक है। ऑप्शन में ए में क्या रखा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था, नहीं ये नहीं होगा। अगर यहाँ पर किशोर अवस्था दे रखी होती ना, वो भी चल जाता, तो लेकिन आपका होगा शैशव अवस्था व प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। और सी में वयस्कता भी दे रखी है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मध्य बाल्यावस्था, ये भी नहीं होगा। तो शैशव अवस्था व प्रारंभिक बाल्यावस्था आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 306, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्य अवस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बतानी है हमें। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, ये आपकी होती है किशोरावस्था में। बी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये आपकी होती है बाल्यावस्था की
ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ठीक, ऑप्शन नंबर बी। शारीरिक वृद्धि में विकास बहुत तेज गति से होता है, ये आपकी शैशवावस्था की विशेषता है। ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है और तार्किक रूप से विचार करने लगते हैं। अतः इस अवस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें अभी अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी दें। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 307। और ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं आने वाले, जो आपकी KVS PRT है, TGT है, सुपर टेट है और सी टेट हो रहा है, रीट है, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 307, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? जो बाल्यावस्था है उसकी अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन बी, यह कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, ये भी नहीं है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, ये भी नहीं है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप में समान है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। शारीरिक और मानसिक स्थिरता, देखो बताऊं था ना, ठहराव आता है बाल्यावस्था में, तो क्या कह रहा है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अभी इस पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, देखो यहाँ पर है, कहाँ गया भाई, देखो ये रहा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें बताया था ना मैंने, बाल्यावस्था में थोड़ा शारीरिक वृद्धि में ठहराव जरूर आता है। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इस कारण वह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 308। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, उनकी कितनी बुद्धि लब्धि होगी? ऑप्शन ए 70 से कम, बी 70 से ऊपर, सी 80 और 100 के बीच। ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए 70 से कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 309। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर? ऑप्शन ए है आपका 7 वर्ष, सी है आपका 9 वर्ष, बी है 11 वर्ष, डी है आपका 6 वर्ष। जो तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति है ना, वो आपकी आ जाती है उत्तर बाल्यावस्था में। तो आपका 11 वर्ष ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, ये तो है बिल्कुल शारीरिक विकास। बी, मांसपेशियों की वृद्धि, मांसपेशियों की वृद्धि बिल्कुल शारीरिक विकास में आ सकती है। और सी, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, बिल्कुल जो अंदर है ना अपनी ग्लैंड, वो भी इसमें आती हैं। तो ऑप्शन सी, बी, ए आपके तीनों ठीक हैं, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 310। शारीरिक विकास भार, लंबाई, सिर व मस्तिष्क, हड्डियां, दांत, स्नायु मंडल, मांसपेशियां, एंडोक्राइन ग्लैंड आदि क्षेत्रों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति सबसे अधिक बढ़ जाती है। घूमने की प्रवृत्ति वो होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था में। तो आपकी ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी उत्तर बाल्य, तो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी उत्तर बाल्यकाल।
शैशवावस्था में घूमने की प्रवृत्ति नहीं होती, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था ये तो है नहीं, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर बाल्य काल में बालक बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, नई नई बातों को जानना चाहता है। इस समय देखो आगे ना, उत्तर बाल्यावस्था में बालक बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, वह नई नई बातों को जानना चाहता है। इस समय बालकों में नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 312। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? पेस्डो मैच्योरिटी। उस समय बच्चा ये सोचता है कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, ठीक है, लेकिन वो मिथ्या बात होती है। तो ऑप्शन ए शैशवावस्था, सी आपका किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो क्या हो जाएगा आपका? बाल्य अवस्था में बच्चा मिथ्या परिपक्वता की काल होती है बाल्यावस्था। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। जो शैशव अवस्था होती है ना, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है इसमें? ये शारीरिक विकास की तीव्रता, ये तो है, शारीरिक विकास सबसे तेज होता है शैशव अवस्था में, ठीक है। दूसरों पर निर्भरता, डिपेंड होता है बच्चा दूसरों पर, भी ये भी सही है। नैतिकता का होना, ये नहीं है भाई, नैतिकता नहीं पाएगी एक शिशु बच्चे में, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर सही है। देखो, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न है: शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्रिया की तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और आत्म प्रेम की भावना। ये सारी चीज़ें होती हैं शैशव अवस्था में, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है बच्चा शैशव अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है? वो किया जाता है आपके प्रौढ़ों के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 314। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? मात्रात्मक का मतलब ये तो है वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जब मात्रात्मक हो ना, वहाँ अभिवृद्धि और वृद्धि होती है, ठीक है। वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार में वृद्धि, वजन, लंबाई और आंतरिक अंगों का बढ़ना ही वृद्धि है। वृद्धि से अभिप्राय मात्रात्मक परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है, अतः इसे मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 317 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 317। किशोर अवस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। क्या कार्य कर सकते हैं किशोर अवस्था में माता पिता और शिक्षक? ऑप्शन ए लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, बी उचित वातावरण प्रदान करना। बिल्कुल, जो विषमलिंगी जो वो होता है ना झुकाव, वो किशोर अवस्था में होता है, इसलिए लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना जरूरी होता है और उचित वातावरण प्रदान करना भी एक बच्चे के लिए इसमें किशोर अवस्था में जरूरी होता है। परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, ये सबसे जरूरी किसी अवस्था में होती है ना, वो होती है किशोर अवस्था में, ठीक है। परामर्श तथा मार्गदर्शन की सेवा, इसी से बच्चा का जो पूरा जीवन है ना वो टिका होता है किशोर अवस्था पे। यहाँ ही से वो बुरी संगति और अच्छी संगति में जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। किशोर अवस्था में बालक के विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। कौन से कार्य भी? ऑप्शन इसमें एक है, अभिभावकों तथा शिक्षकों व बालकों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए भाई। जो अभिभावक है ना, माता पिता और शिक्षक, उनको उचित व्यवहार किशोर अवस्था में करना चाहिए, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है एक बच्चे के ऊपर। 2 लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना चाहिए, 3 उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए और 4 परामर्श तथा मार्गदर्शन की सेवा भी व्यवस्था करना, और बालक का तभी समुचित विकास हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 318। खालिस्तान बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों की नज़रों में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। तो होती है आपकी ईगोसेंट्रिज्म। तो हो जाएगा आत्म केंद्रस्थ, ये हो जाएगी आपकी ईगोसेंट्रिज्म इसमें 318 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने माता पिता के
प्रबलन से प्रतिक्रिया में उपयुक्त ध्वनियों और शब्दों को सीखते हैं। ऐसे सुझाव भाषा के विकास के किस सिद्धांत में आते हैं? बच्चे हैं ना, अपने माता पिता के प्रबलन से प्रतिक्रिया में उपयुक्त ध्वनियों और शब्दों का सीखते हैं ना, तो कौन से सिद्धांत में आएंगे वो? ए व्यवहारवादी, बी संज्ञानात्मक, सी सहवादी या डी संदर्भगत। तो संज्ञानात्मक होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें मानसिक, बौद्धिक, ये सारी चीज़ें आती हैं ना। भाषा के विकास के लिए संज्ञानात्मक सिद्धांत ने दिया है। स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत सुझाव देता है कि भाषा का उदय अनुकरण व सुदृढ़ीकरण का ही परिणाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 320। निम्नलिखित में से कौन सा होता है कौन सा काल होता है जब परिपक्वता एवं अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं? निम्न में से कौन सी बात है वो जो जब परिपक्वता एवं अनुभव के कारण मनुष्य में परिवर्तन होते हैं? तो होते हैं विकास। तो हम विकास कहेंगे प्रगतिशील परिवर्तन को। ठीक है, जिसमें शारीरिक विकास भी हो जाएगा, आपका मानसिक विकास भी हो जाएगा। तो ये आएगा आपका विकास। विकास एक प्रगतिशील क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहारों तथा उसके विभिन्न अंगों की कार्य प्रणाली के विकास के फलस्वरूप बालक में होने वाले क्रमिक परिवर्तन बालक को वातावरण के साथ समायोजन करना सिखा देते हैं। बाल विकास में जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं जो जन्म और किशोर अवस्था के समापन के बीच मानव में होते हैं। विकास परिपक्वता एवं अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन में योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 321। जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, कोलबर्ग ने। ठीक है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 322। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैतिक क्षमता और नैतिक प्रदर्शन के अंतर को स्पष्ट करेगा? वो हो जाएगा वह सामाजिक संज्ञानात्मकता। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत नैतिक क्षमता और नैतिक प्रदर्शन के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है और नैतिक क्षमता में एक नैतिक व्यवहार प्रदर्शन की क्षमता में निहित है, जबकि नैतिक प्रदर्शन वास्तव में एक विशिष्ट स्थिति में नैतिक व्यवहार में से एक विचार को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 323। एक बच्चे की वृद्धि से निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भित है? तो बच्चे की वृद्धि से निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भित है? ऑप्शन ए गुणात्मक परिवर्तन, बी अपने साथ एकात्मक प्राप्त करना, सी शारीरिक परिवर्तन या डी पर्याप्त पोषण लेना। तो बच्चे की वृद्धि में क्या करेंगे? शारीरिक परिवर्तन होंगे, बिल्कुल होंगे शारीरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सी आएगा। ठीक है, न कि ए गुणात्मक परिवर्तन नहीं, वृद्धि में हम शारीरिक परिवर्तन को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 324। बच्चे अपने माता पिता के प्रबलन से प्रतिक्रिया, ये क्वेश्चन हम कर चुके पहले ही, ये भी हम 325 ये भी कर चुके हैं। हाँ, ये देखो 326, ये भी नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोलबर्ग ने दिया था। और चलिए आज आपके क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और ये सभी क्वेश्चन आपके सुपर टेट, सी टेट, रीट, एच टेट, केवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे कि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहले आ सके। धन्यवाद।